डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस। और देखिए, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कॉन्केविटी के बारे में पढ़ाया कि अगर फंक्शन कॉन्केव अप है तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, अगर फंक्शन कॉन्केव डाउन है तो डबल डेरिवेटिव लेस देन 0। ये कैसे आया बारे में मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आपने, तो मैं आपको उसका प्रूफ बताऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ग्राफ बनाया है। मैंने एक ग्राफ बनाया, तो जो पॉइंट है आप इधर देखो, तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, तो वो टेंजेंट जैसे, फिर और थोड़ा सा आगे तो टेंजेंट ऐसे, फिर इधर वो टेंजेंट ऐसे, फ्रंट पे टेंजेंट ऐसे, और आगे बढ़े तो वो टेंजेंट ऐसे, आगे बढ़े तो टेंजेंट ऐसे ऐसे, है ना। देखो ये जो टेंजेंट थी और इस पॉइंट के बाद जो है ग्राफ ऐसे हुआ। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट तक टेंजेंट सारी की सारी ऐसे ही रहेगी, ऐसे ऐसे। कहने का मतलब है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंच टेंजेंट जो स्लोप था, स्लोप को मैंने लिखा एम, डैश एक्स यानी एम। एम क्या हुआ, एम की वैल्यू पहले देखो, ये लाइन को अगर मैंने इधर बढ़ाया तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। एम पहले क्या था, नेगेटिव था, नेगेटिव, ठीक है। फिर इसमें ये और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, फिर धीरे धीरे इस पे तो क्या हुआ, पैरेलल होगी, फिर ये लाइन बनी तो इसका ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी नेगेटिव से किधर जा रहा है, क्यू में, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कहाँ पे, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, ठीक है। यानी एफ डैश एक्स खुद कैसा है, एफ डैश एक्स इज, अगर कोई फंक्शन है, ठीक, कोई फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे, देखो एक्स इस साइड जा रहे हैं तो एक्स बढ़ रहा है, ये देखो इस साइड में जाने से एक्स तो क्या होता है, बढ़ता है, एक्स बढ़ रहा है, और एफ डैश एक्स भी बढ़ रहा है, देखो एफ डैश एक्स भी तो बढ़ रहा है, एफ डैश एक्स भी बढ़ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्स के बढ़ने पे एक फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो मतलब वो क्या हुआ, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। मैंने क्या कहा कि एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ग्रेटर देन, अगर एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन, ये तो बात बताई थी आप। ये मैंने उसमें भी कहा था कि एफ डैश एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, एफ डैश एक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये तो ये बताया मैंने कॉनकेव अपकेव, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जैसे मैंने ये ग्राफ देखा, इस पॉइंट के बाद ये, तो यहाँ पे देखो, पहले ये टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट, यहाँ पे ये टेंजेंट पैरेलल, फिर ये टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट, ऐसे इस पॉइंट के बाद जो टेंजेंट होगी नीचे, पॉइंट से पहले पहले देखो, कहाँ से, पॉइंट से लेके इतने इतने इंटरवल की बात अगर मैं करूँ, तो पहले देखो इसको मैंने आगे बढ़ाया तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हुआ, इसको मैंने और आगे बढ़ाया, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हुआ, है ना। इस बार थीटा यहाँ पर आके, थीटा की वैल्यू 0, स्लोप भी 0, यहाँ पे ये जो टेंजेंट है इनको आगे बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये होगा थीटा। और देखो एफ डैश यानी स्लोप की जो वैल्यू है, स्लोप की
वो कैसी, इधर पॉजिटिव थी, देखो यहाँ पॉजिटिव थी, यहाँ पॉजिटिव थी, इस पॉइंट पे जाके जीरो हुई इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर इधर इस साइड में नेगेटिव, यानी एफ डैश एक्स किधर जा रहा है, पॉजिटिव से इधर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक। और एक्स बढ़ने पे, एक्स तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, कम। इसका मतलब एफ डैश एक्स खुद कैसा हुआ, एफ डैश एक्स खुद एक, यहाँ लिखा मैंने कि एफ डैश एक्स खुद एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, डिक्रीज कर रहा है। और कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव यानी एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, ठीक है। यही बातें मैंने आपको उसमें बताई हुई है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्केव अप है तो उसके लिए ये है, कॉन्केव डाउन है तो उसके लिए ये जो था, ये किसके लिए बताया, ये बताया आपको कॉन्केव डाउन। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। हम कर लेते हैं इसको, देखो वेवफॉर्म्स क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसको, नंबर वन, फाइंड फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंफ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ inflection of the functions। फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से, एंड सेकेंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 की पावर 3/2 प्लस ये, इसमें एक्स की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है, कहाँ तक है कहाँ नहीं है, वो पार्ट। देखो ये दो क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द, फिर दो पार्ट है, क्वेश्चन एक है उसके दो पार्ट, पहला है क्वेश्चन का है कि इन फंक्शंस के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करो। फर्स्ट पार्ट में है एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से 2 पाई। सेकंड पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 रेज टू पावर 3/2 प्लस। तो चलिए वन बाय वन सॉल्व करें, मैं आ गया, यहाँ लिखा मैंने पार्ट पर एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर, फिर क्या है प्रिंसिपल है ना, और कंटिन्यूस भी है, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स क्या बनेगा साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, ये तो क्या बन गया पूरा का पूरा साइन, ये आया एफ डैश, फिर मैंने अगेन डिफरेंशिएट किया, एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया, टू कोस, हमें तो ये देखना है कि जहां पर कोस 2x जीरो होगा, क्योंकि जहां जीरो होगा तभी तो जीरो के बाद तो साइन बदले। तो अब आप ये देखो एफ डबल डैश एक्स को मैंने क्या कर दिया, तो कर दिया टू कोस 2x इक्वल टू, अब ये जो 2x है इसका मतलब कोस कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, कोस कहाँ कहाँ जीरो होगा, एक तो पाई मतलब 2x है तो एक तो पाई/2 पे, 2x पाई/2,
एक्स पाई बाय टू और टू एक्स कितना थ्री पाई अपॉन टू। क्या हुआ बिट्टू? ठीक काम करेंगे। देखो x कितना होगा, टू एक्स दे था, x कितना है पाई अपॉन फोर एंड थ्री पाई अपॉन ये हुआ x। ओके, हमें तो इतने इंटरवल में ही चाहिए। कौन सा इंटरवल था? 0 से 2। तो हाँ, यहाँ पे देखो कोस तो यहाँ 0 हुआ तो सिंपल सी बात है, इन्हीं पॉइंटों पे इसका साइन भी चेंज होगा। ठीक, यहाँ पर तो हमें डायरेक्ट ही पता चल गया। तो आप ये मत सोचना कि सर हमें तो ये देखना था कि एफ डैश कहाँ साइन चेंज करेगा। तो साइन चेंज तो तभी होता है ना, साइन चेंज का मतलब प्लस से माइनस में गया या माइनस से प्लस में गया। अब आप बताओ, अगर कोई ऑपरेशन प्लस से माइनस जा रहा है तो पहले प्लस से चलते चलते धीरे धीरे वो कहाँ पहुंचेगा? जीरो पे पहुंचेगा। जीरो के बाद तो वो माइनस में जाएगा। सेम, वो माइनस से चला तो वो पहले कहाँ आया? जीरो पे, फिर जीरो से कहाँ गया? प्लस में। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स को जीरो देख लिया हमने। इन पॉइंटों पे ही इसका साइन चेंज होगा, क्योंकि फंक्शन भी क्या है? डिफरेंशियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या क्या बने देखो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक तो बन गया पाई बाय फोर और एक बन गया पाई अपॉन। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो यही करता हूँ पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट में एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इस पूरे की पावर डिवाइड टू प्लस, देखो एफ डैश एक्स क्या बनेगा? थ्री अपॉन टू, फिर एक्स माइनस फाइव की पावर थ्री अपॉन टू माइनस, और इस प्लस टू का तो कितना? जीरो। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो थ्री अपॉन फिर एक्स माइनस फाइव की पावर फाइव। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें थ्री बाई टू था, एक्स माइनस फाइव क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज करो, यहाँ पर आएगा फाइव अपॉन थ्री। क्वेश्चन में चेंजेज है, यहाँ फाइव बाय थ्री, तो सेम यहाँ पर भी फाइव अपॉन थ्री आएगा, पर भी फाइव अपॉन थ्री आएगा, और ये वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, फंक्शन था देखो एक्स माइनस फाइव की पावर फाइव अपॉन थ्री, यहाँ कर दिया फाइव अपॉन थ्री की पावर माइनस वन, और यहाँ पर चेंजेस हो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा इधर फाइव अपॉन थ्री, ये फाइव अपॉन थ्री ऐसे यहाँ बन गया फाइव अपॉन थ्री। फिर डिफरेंशिएट किया, ये तो एफ डैश एक्स था, अब निकाल रहे हैं एफ डबल डैश एक्स। ये कितना बनेगा देखो, बाई थ्री एक्स माइनस फाइव की पावर बाई थ्री माइनस। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो कितना बनेगा देखो कि टेन बाय नाइन एंड एक्स माइनस फाइव, ये कितना था? टू बाई थ्री माइनस वन था, तो माइनस का वन बाय थ्री। थोड़ा सा और इसको मैंने डिवाइड कर दिया, टेन अपॉन नाइन इंटू वन बाय एक्स माइनस फाइव की पावर
तो ये आया। अब हमें ये देखना है कि एफ डैश कहाँ साइन चेंज करेगा। ऐसे देखो एफ डैश 0 कहाँ होगा, x इक्वल टू 5 अगर मैं रखूँ तो 5 0, 5 पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर पार्ट इन्फिनिटी बना, डिनोमिनेटर पार्ट इन्फिनिटी बना, तो फिर क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश 0 हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ देखो, ये तो मेरे को पता है कि एफ डबल डैश एक्स कहाँ 0 होगा। अब लेकिन ये भी चेक कर लेते हैं क्या 5 पे साइन चेंज होगा। देखो एफ डबल डैश 5 प्लस एच, ये देख लो एक तो, फिर एक एफ डबल डैश 5 माइनस एच, इन दो के आप साइन देख लो। अगर साइन अगर आपको समझ में आ गए कि प्लस के आ रहे हैं या माइनस के, तो आप डायरेक्ट निकाल दो। देखो कितना आएगा कि 10/9 1 अपॉन, यहाँ लिखा मैंने 5 प्लस एच माइनस 5 की पावर 1/3। एच तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, एच की पावर 1/3, एच की पावर 1/3, एच हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो क्या आएगा, पॉजिटिव है। और अगर माइनस एच की पावर 1/3 हो तो क्या आएगा, ये क्या आया, ग्रेटर देन 0। फिर 10/9 एफ डबल डैश 5 माइनस एच, देखो 5 माइनस एच माइनस 5 पूरे की पावर 1/, ये कितना आएगा, लेस देन 0। तो इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 5 टाइम 4 एफ डबल डैश, है ना। तो इसका मतलब x इक्वल टू 5 क्या हो गया, x इक्वल टू 5 हो गया, मतलब हुआ x इक्वल टू 5 इज ओ। अब एक दो क्वेश्चन कॉन्कैविटी पे कर लेते हैं, तो कोई डाउट नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन किया है ये तो क्लियर। बाकी वैसे जेई में इसका क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, कॉन्कैविटी और इसके बेस पे जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया। एक कर लेते, काफी अच्छा क्वेश्चन है था हमारे पास। ये कहा कि एफ डैश एक्स तो 0 से बड़ा है, एफ डबल डैश एक्स भी 0 से बड़ा है। एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होने का मतलब फंक्शन का जो स्लोप है वो 0 से ग्रेटर है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यानी इंक्रीज कर रहा है। एफ डबल डैश 0 से बड़ा होने का मतलब है कि कॉनकेव अप है। देखो मैंने क्या किया है, एक ग्राफ बनाया है। हाँ मैंने ले लिया ये पॉइंट x1 और 0 बढ़िया। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया। देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ए के कोऑर्डिनेट बने x1 और 0, के कोऑर्डिनेट बन गए x2 x1 0, ए के कोऑर्डिनेट के x1 f, ठीक है बन गए x2 f। ये जो ग्राफ बनाया किसका बनाया, y इक्वल टू, तो इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करो और इसको क्या देखो, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा यानी इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, एफ डबल डैश एक्स का मतलब उनके अप, ठीक है। इसलिए मैंने ये बताया कि ये ग्राफ इस टाइप से ही क्यों बनाया। अब देखो मैंने इन दोनों का ये पॉइंट और ये पॉइंट जिसमें मैंने टिक लगाई, इन दोनों का मिड पॉइंट ये ले लिया, सी कह दिया। इस ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेट तो बन गए x1 प्लस x2, ये तो हो गया सी। अब आप देखो मैंने क्या किया,
इस AB लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया। ये लाइन है AB, ठीक है। AB को मैंने ज्वाइन किया। इस C को मैंने C एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये C है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोल दिया मैंने D, और इस यहाँ पे जो पॉइंट है इसको बोल दिया मैंने। तो अब आप D और E के जो है कोऑर्डिनेट वो भी लिख सकते हो। तो D के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? D का x कोऑर्डिनेट तो यही होगा x1 प्लस x2/2। इसका ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा? D का कोऑर्डिनेट आएगा कि ये देखो D क्या कर्व पे नहीं, D कर्व पे नहीं है। D क्या है? D A और B के बीच में, ठीक है। तो D क्या हो गया? x1 प्लस x2/2 है, तो D हो गया असल में D इज मिड पॉइंट ऑफ D इज मिड पॉइंट ऑफ D के कोऑर्डिनेट क्या बन गए? x1 प्लस x2/2। y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? fx1 प्लस fx2 अपॉन ये हो गया। ये मैं D को यहाँ था तो मैंने वहां भी लिख दिया, यहाँ fx1 प्लस fx2। अब आप देखो ई पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट तो यही होगा, x1 प्लस x2/2 ये होगा ना। लेकिन ई पॉइंट किस पे है? ग्राफ पे है। जैसे ए के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 x2 है। इस ई के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? देखो जैसे मैंने ए के लिखे थे ना, ए के कैसे लिखे थे? ये लिखे, देखो ए के ले लिया तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको x2 कर देते हैं, तो ये x2 कर दिया, x1 कर दिया। और हाँ, मैं क्या बता रहा था कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ये x2 है, तो fx2। ई के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? ये ई पॉइंट है। ई का जो भी x कोऑर्डिनेट है उसका f, यानी f x1 प्लस x2 अपॉन, बात समझ में आ गया? पॉइंट हो गया। तो डी और ई में देखो, CD जो लेंथ है, CD लेंथ कितनी होगी? डी से डी तक की दूरी हो जाएगी डी का y कोऑर्डिनेट। CD जो लेंथ है वो है fx1 प्लस fx2 अपॉन। अब आप ग्राफ को देख के बताओ सी ये कितनी? सी लेंथ होगी इस ई का, ये वाला कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, यानी सी ई कितना है? f x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। अब CD और C में ग्राफ को देखो, बताओ कौन बड़ा है? ई तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये तो है सी ई। CD कितनी है? CD कितनी लेंथ? ये कौन बड़ा है? साफ साफ दिख रहा है CD बड़ा है, दिख रहा है ना। यहाँ मैंने लिखा कि CD जो है वो क्या है? ग्रेटर देन है ई। बस CD की वैल्यू कितनी? एफ x1 प्लस एफ x2 डिवाइड बाय 2। ये क्या होगा? ग्रेटर इससे एफ ऑफ 1 प्लस x2 अपॉन। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी के बेस पे काफी सारे क्वेश्चन इनक्वालिटी हम सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये प्रूव करना था ना। तो ये क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। और लेते हैं दैट
for any two numbers that for any numbers one and की पावर x1 प्लस में की पावर डिवाइड बाय ग्रेटर देन की पावर x1 प्लस x2 हमें प्रूव करने के लिए हमें एक ग्राफ चाहिए। ग्राफ किसका लें? e की पावर x का। e की पावर x का लेंगे और उसमें मैंने कोई भी दो पॉइंट ले लो x1 x2। पहले देखो मैंने बनाया e की पावर x का ग्राफ। नहीं, यहाँ ये और ये दो पॉइंट ले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1, 0 के कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट हो गया, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने वही ए के कोऑर्डिनेट x2 और एफ ऑफ नहीं, इस बार तो एफ कितना है? पावर x है। जो ग्राफ बनाया मैंने इस बार वाला ग्राफ है y इक्वल टू क्या बन गया? e की पावर b के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? b के कोऑर्डिनेट बनेंगे x1 की पावर ए और बी दोनों मिल गए। लेकिन पिछली बार तो क्या था, x1 प्लस x2 बाई 2 साफ साफ दिख रहा था पिछले क्वेश्चन में। जरा देखो ऊपर चल के देखते हैं। देखो ये जो पिछला क्वेश्चन था इसमें साफ साफ दिख रहा था कि ये जो आर्गुमेंट है ना f के, देखो ये वाला, ये आर्गुमेंट ने बता दिया था कि x1 प्लस x2 बाई 2 कर दो आप, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं। इस बार ये जो e के अंदर आर्गुमेंट है कौन सा? ये वाला। देखो ये बताएगा ये कैसे आ सकता है। तो एक लाइन बनाई मैंने ऐसे, ये x1 है, ये x2। तो 2x1 प्लस x2 अपॉन 3 कैसे आ सकता है? वो आ सकता है जब 1:2 में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकालो आप। क्या आएगा? देखो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 2x1 प्लस x2 में 2, तब आएगा ये। y कोऑर्डिनेट तो कुछ भी आता हो, यानी ये कैसे आएगा? ये है इस बार 1:x1 x2 को 1:2 में डिवाइड करने वाला पॉइंट। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इस ए और बी लाइन को ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट है, पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया। ये इसको 1:2 में डिवाइड कर दिया। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? E is a point which divides segment AB in ratio 1:, कैसा? इंटरनल। ये और कि जो डिवाइड कर रहा है वो क्या है? इंटरनल रेशियो, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने रेशियो के बाद इंटरनल। जो डिवाइडेशन है वो इंटरनल डिवाइड। सी के कोऑर्डिनेट क्या बन गए? सी के कोऑर्डिनेट बने वही देखो 2x2 1:2 लेना चाहिए या 2:1 लेना चाहिए? 1x2 किसके साथ है? 2:1 लेते हैं। 2:, नहीं, हाँ सही है, बी भी सही है, ठीक है। सी कोऑर्डिनेट क्या बने? देखो 2x1 प्लस x2 अपॉन में 2 प्लस 1 आएगा यानी 3 होगा। ये तो किसका? ठीक है। y कोऑर्डिनेट भी यही होंगे, की पावर x1 प्लस में की पावर x2
में ये बन गया। नहीं आएगा समझ में? देखो दोबारा बताया कि ये जो लिखा है ना, ये कैसे लिखा है, ये वाला ये लिखा है मैंने, 2 पॉइंट लिए थे मैंने, ए और बी। ये तो ए लिया, ये बी। ई का कोऑर्डिनेट था, ए का कोऑर्डिनेट था x1 ई की पावर x1, ये कोऑर्डिनेट तो ए के। बी के कोऑर्डिनेट थे x2 की पावर x2। सी एक पॉइंट लिया मैंने, ये पॉइंट है सी, जो इसको 1:2 में डिवाइड करता है, तो सी के कोऑर्डिनेट अपने आप ही ये बनेंगे। देखो, चाहो तो आप सेक्शन का फॉर्मूला लगा लो, 11th क्लास में पढ़ा है। 11th में क्या, ये तो आप 10th में ही पढ़ते थे, सेक्शन फॉर्मूले से यही आएगा। इसी बात के लिए तो सी ले लिया। अब इसी के रिस्पेक्ट में देखो, ये जो इसको मैंने नीचे परपेंडिकुलर डाला, अगर ऐसे, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी और इस पॉइंट को नाम दे दिया। अब आप बताओ डी के कोऑर्डिनेट क्या हो? डी में एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा 2x1 प्लस x2 ऑन। लेकिन डी पॉइंट तो किस पे, कर्व पे। जैसे y इक्वल टू ई की पावर x है, मैं इसमें x की जगह 1 रखूं तो आंसर क्या होगा, e की पावर 1। x की जगह 2 पुट किया तो e की पावर 2। अब x की जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ, ये वाला सारा, तो क्या हो गया, e की पावर 2x1 प्लस x2 उनमें। अब ये आंसर होगा विदाउट सिंबल, नहीं तो अब तो सिंपल है बस। ग्राफ को देखो और आंसर बताओ। बताओ कि सीई और डीई में कौन ग्रेटर है? सीई और डीई, इसमें बड़ा कौन है? इसमें सीई बड़ा है, देखो साफ साफ ग्राफ में दिख रहा है। सीई कैसे बड़ा? सीई है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, डीई है यहां से लेके यहां तक की। कौन सी डिस्टेंस बड़ी है? सीई बड़ी है, साफ साफ दिख रहा है। सीई के कोऑर्डिनेट, सीई का मतलब, सीई डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। ये रहा सी पॉइंट, निकाल रखे ना, देखो कोऑर्डिनेट तो हमने सभी के निकाल रखे हैं, सी के भी डी के भी। तो सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बनेगी 2 की पावर x1 प्लस में e की पावर x2 डिवाइड बाय, ये किससे बड़ा है? ये बड़ा है डी के वाई कोऑर्डिनेट से। डी का वाई कोऑर्डिनेट e की पावर 2x1 प्लस x2 अपॉन, यही हमको यही हमें प्रूव करना था। आई होप ये फोन के अप डाउन का सिस्टम आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आने के बाद हमारा टॉपिक तो कंप्लीट है। अब हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन सोल्व करें हम, कंप्लीट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच fx इक्वल टू ऑफ +4 डिवाइड में -a, फिर -1 की पावर 5 3x of this और ऑल। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच fx क्या हो, डिक्रीज करे। यानी ए की वो सब वैल्यू निकालनी जिससे ये फंक्शन क्या हो, डिक्रीज करता है। तो देखो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं।
मैंने पहले निकाला एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा? देखो एफ डैश एक्स आया तो प्लस हो डिवाइड में 1 माइनस से माइनस 5 एक्स की पावर माइनस, एंड डिक्रीज के लिए 4 और डिक्रीज एफ डैश एक्स क्या हो लेस देन 0, तो 4 डिक्रीज एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू डिक्रीज का है ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू रख दी मैंने कि ए प्लस 4 1 माइनस ए का 1 5 एक्स की पावर 4 माइनस का 3, ये क्या हो लेस देन इक्वल टू, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, आप देखो कि ए प्लस 4 और 1 माइनस ए 1 क्या हो लेस देन इक्वल टू 3 अपॉन में 5 पावर। अब यहां से इसको सोल्व कैसे करें, या इस स्टेप को तो बाद में करते हैं। देखो अगर ये वाली टर्म ये लेस देन 0 कब होगा कि अगर ये जो टर्म है ना ये वाली टर्म अगर नेगेटिव होगी, अगर नेगेटिव हो जाए तो ये हमेशा क्या हो जाएगा लेस देन 0, क्योंकि ये माइनस का हो गया, ये वाली टर्म माइनस, ये प्लस है ही, तो माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस माइनस। एक तो ये हो कि रूट ऑफ ए प्लस 4 ऑफ ए प्लस 4 फिर अपॉन में 1 माइनस ए माइनस 1 क्या हो जाए एंड देन लेस देन 0 हो जाए, इक्वल टू इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि अगर इक्वल ये 0 हो गया तो ये -3 तो लेस देन ही 0, यानी या तो ये लेस देन 0 हो जाए। ये लेस देन 0 होने का मतलब क्या हुआ, ये लेस देन 0 होने का मतलब हुआ कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, यहाँ अगर एलसीएम भी ले लो तो भी डिनोमिनेटर पार्ट में ये है, तो अब इसको मैं दो तरह से सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा 1 माइनस ए केस फर्स्ट, ये तो है केस फर्स्ट इफ 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0, 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ए की वैल्यू 1 से छोटी, और अगर ए की वैल्यू 1 से छोटी है ये तो पॉजिटिव, तब ये क्या बन गया देखो, तब ये इनइक्वालिटी ऐसे हो जाएगी, प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस। मैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि अब मेरे को पता है कि 1 माइनस से क्या है 0 से बड़ा है ना, तो अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें बस, और ए की वैल्यू एक चीज और याद रखो, ए क्या होगा -4 से भी ग्रेटर होना चाहिए इन दोनों इंटरवल के अंदर, तभी तो डिफाइन होगा ये, वरना तो रूट ऑफ ए प्लस 4 डिफाइन नहीं होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर किया मैंने तो क्या बना, इधर तो ए प्लस 4 बना, इधर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस, इधर को इधर लाऊं तो स्क्वायर माइनस का 3a, फिर 1 माइनस 4 माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करें, फैक्टर तो हो नहीं रहे, फैक्टर नहीं हो रहे तो देखो क्या बनेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार, प्लस माइनस 9 माइनस का 4ac 12 में की वैल्यू तो ये बनी 3 प्लस माइनस 21, को अगर सोल्व करूं तो ये आएगा ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से b माइनस रूट 21 ऑन में 2, फिर यूनियन b प्लस रूट 21 से
से क्या है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में देखो कहा था ए एक तो एक से छोटा है, ए की वैल्यू -4 से बड़ी, -4 से बड़ी और एक से छोटी, ये भी ध्यान रखना। -4 से बड़ी क्या बनेगी, ये जो वैल्यू है ये कैसी आएगी, ये नेगेटिव आएगी। देखो t माइनस रूट, ये जो वैल्यू आ रही है ना कौन कौन सी, t माइनस रूट 21 अपॉन, अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं हम कितना आता है, देखो t माइनस 21 का मतलब कितना हो गया, 4.7 के आसपास, का स्क्वायर रूट 4.7 के आसपास होगा, ठीक है। तो माइनस का 4.7, माइनस का 1.3 के आसपास अपॉन 2, ठीक है। क्या -4 से तो बड़ी है 1.3, ये जो वैल्यू आई ना ये देखो इसकी, यहाँ से हमें ये पता लग गया कि ये वैल्यू -4 से बड़ी है ना, लेकिन है नेगेटिव। मैंने आंसर क्या दिया, आंसर दिया ए बिलोंग्स टू -4 से लेके t माइनस रूट 21 तक। एक तो ये -4 पे क्लोज आएगा, -4 हो सकता है ना -4, और ये जो वैल्यू आएगी ना ये क्या आएगी, देखो 3 प्लस ये वाली 3 प्लस 4.7, 7.7/2, यानी लगभग 3.5, 3.5 के आसपास। जबकि ए की वैल्यू होनी क्या चाहिए थी, एक से छोटी, ये बता रहे हैं ना, हाँ पता लग रहा है, ये बता रहे हैं ए की वैल्यू एक से छोटी होनी चाहिए, जबकि ये वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू है एक से तो बहुत बड़ी, तो इसलिए यही आंसर बनेगा केस फर्स्ट का, केस फर्स्ट का ये आंसर। अब आते हैं हम केस सेकंड। केस सेकंड में मैंने क्या लिया, केस सेकंड इफ 1 माइनस ए क्या हो लेस देन 0, ए की वैल्यू क्या हुई 1 से बड़ी, ये मत कहना कि सर 1 माइनस ए इक्वल 0 हो सकता है, इक्वल 0 हो नहीं सकता, डोमेन में ही नहीं है। ए की वैल्यू -4 से बड़ी होगी और ए की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी, ये भी याद रखना। फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा। तो इस केस में सोल्व करें तो क्या बनेगा, देखो रूट ऑफ a+4 अपॉन 1 माइनस ए लेस देन इक्वल टू 1 ऑफ a+4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही इस बार साइन चेंज हो गया, क्योंकि 1 माइनस ए क्या है लेस देन 0। देखो ये जो है ना ये तो हमेशा ही ट्रू है, हमेशा ट्रू कैसे है कि ये वाली टर्म क्या है नेगेटिव, ये वाली टर्म नेगेटिव, और स्क्वायर रूट हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव होता है हमेशा। तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी हमेशा, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा बोलने से पहले जरा ऊपर देखो कि ये कब बना है, ये बना है ए ग्रेटर देन 1 में, तो मैं क्या लिखूंगा, ये कब ट्रू है, फिर ये ट्रू है ए ग्रेटर देन, यानी इस केस में आंसर बनेगा ए बिलोंग्स टू 1 से, दोनों केस सोल्व हो चुके हैं, केस फर्स्ट और सेकंड। फाइनल जो आंसर लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, देखो वो लिखा जाएगा एक तो ये वाला वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, -4 से t माइनस रूट 21 अपॉन तक, फिर यूनियन से क्या आंसर होगा। आई होप ये समझ में आ गया। मेरे अकॉर्डिंग तो देखो सब्जेक्ट टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई टॉपिक या कोई पॉइंट कुछ मिसिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उनको ऐड कर दूंगा इसमें। एंड फिर वैसे तो कंप्लीट है, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें प्रीवियस ईयर के सोल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करो।
लाइक वीडियो के बहुत कम आ रहे हैं, लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने फ्रेंड्स जो आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस चैनल को रिकमेंड कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले। ठीक है? तब के लिए नेक्स्ट लेक्चर में